नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, चलिए तो आगे बुक की तरफ बढ़ते हैं। और जो बीच में छूट गया था, जो बातें हमारी पूरी नहीं हो पाई थी पिछले ऑडियो में, उस बातों को हम पूरा करते हैं। चलिए तो उसे थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं ताकि हमें समझ में आए। आलोचना से हमेशा बचे रहने का केवल एक ही तरीका है कि हम ना तो कुछ करें, ना कहे और ना ही अपने पास कुछ रखें, लेकिन इस तरह हम आखिर एक नकारा इंसान बन जाएंगे। पहला, अज्ञानता। जब आलोचना अज्ञानता की वजह से की जाती है तो सही जानकारी देकर उसे आसानी से सुधारा या बंद कराया जा सकता है। दूसरा, जलन। जब आलोचना जलन की वजह से होती है तो इसे छिपी हुई तारीफ के रूप में स्वीकार करें। हमारी गलत आलोचना इसलिए हो रही है कि आलोचना हमारी जगह खुद को देखना चाहता है, लेकिन वहां न हो सकने की वजह से वह तारीफ की जगह आपकी आलोचना करता है। जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लटकते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। एक और तरह के लोग भी होते हैं। इस वर्ग के लोग दूसरों की मदद करने के लिए तब तक तैयार रहते हैं जब तक कि वे खुद अपनी मदद करने लायक नहीं बन जाते। पर जैसे ही दूसरे लोग अपनी मदद खुद करने लायक बन जाते हैं, उसके पहले के मददगार ही उसकी जिंदगी को तकलीफ दे और मुश्किल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जिंदगी में ऐसा होता ही है, पर कामयाबी हासिल करने के लिए हमेशा इस हालातों के बावजूद आगे बढ़ना होगा। मददगार से दुश्मन बन जाने वाले लोगों के व्यवहार में बदलाव की वजह जलन होती है। रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करने की काबिलियत न होना कमजोर स्वाभिमान की निशानी है। आलोचना को स्वीकार करने के लिए कुछ सुझाव। इसको सही ढंग से ले, इसे दरियादिली के साथ स्वीकार करें, ना कि मनमुटाव के साथ। इसको खुले दिमाग से आके अगर वह सही लगती हो तो उसे कबूल करें, उससे सीखे और उस पर अमल करें। बचाव की कोशिश मत करें। रचनात्मक आलोचना को खुले मन से स्वीकार करें, क्योंकि इसलिए कि ऐसा करके हम अपने आलोचना का मुंह बंद कर देंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह सुलझा जाएगा और आइंदा हमारी रचनात्मक आलोचना नहीं करेगा। अगर हम इस तरीके को एक चाल के रूप में अपनाते हैं तो हमें उसका फायदा केवल एक बार मिलेगा, पर ईमानदारी से अपनाने पर इसका लाभ बार बार मिलेगा। उस इंसान के शुक्रगुजार हो जो हमारी रचनात्मक आलोचना करता है, क्योंकि वह हमारी भलाई और हमारी सहायता करना चाहता है। ऊंचे स्वाभिमान वाला व्यक्ति रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करके बेहतर बनता है, ना कि खराब। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि वे सही आलोचना स्वीकार करने के बजाय झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करते हैं। शिकायतें। कुछ लोगों को शिकायतें करने की बीमारी होती है। अगर गर्मी है तो बहुत गर्मी है, अगर ठंड है तो बहुत ठंड है। उनके लिए हर चीज खराब है। जब सब कुछ ठीक ठाक हो तो भी वे शिकायत करते हैं। शिकायतें करना अच्छा क्यों नहीं है। 50% लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमको कोई समस्या है, और 50% लोग इसलिए खुश होते हैं कि हमको कोई समस्या है। फिर शिकायत करने से फायदा क्या है? इससे कोई नतीजा नहीं निकलता, यह शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। क्या इसका यह मतलब हुआ कि हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए या दूसरों को शिकायत करने का मौका नहीं देना चाहिए? हरगिज नहीं। सकारात्मक आलोचना की तरह ही अगर इसे भी सही ढंग से किया जाए तो
शिकायत काफी उपयोगी भी हो सकती है। रचनात्मक ढंग से की गई शिकायत यह दिखाती है कि शिकायत करने वाला परवाह करता है, जिससे शिकायत होती है उसे सुधार कर दूसरा मौका मिलता है। छठा कदम, मुस्कुराए और दयालु बने। मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, मगर यह बहुत कुछ रचती है। यह पाने वालों को खुशहाल करती है, देने वालों का कुछ घटता नहीं। यह क्षणिक होती है, लेकिन यह यादों में सदा के लिए रह जाती है। कोई इतना अमीर नहीं है कि इसके बगैर काम चला ले, और कोई इतना गरीब नहीं है कि इसके फायदे को न पा सके। यह घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बांटती है, और यह दोस्तों की पहचान है। यह थके हुए के लिए आराम है, निराशा लोगों के लिए रोशनी, उदास के लिए खुश सुनहरी धूप, और हर मुश्किल के लिए कुदरत की सबसे अच्छी दवा। तब भी न तो यह भीख में, न खरीदने से, न उधार मांगने से, और न ही चुराने से मिलती है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो तब तक किसी काम की नहीं जब तक आप इसे किसी को दे न दे। दिन भर की भाग दौड़ में कुछ परिचित हो सकते हैं कि इतने थके हो कि मुस्कुरा ना सके, तो उन्हें अपनी ही मुस्कान दीजिए। किसी को मुस्कान की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी कि उसे, जो खुद किसी को अपनी मुस्कान न दे सके। खुश मिजाजी अच्छाई से पैदा होती है। मुस्कान बनावटी भी हो सकती है और सच्ची भी। मुद्दे की बात यह है कि मुस्कान असली हो। तैयोड़ियां बढ़ाने में मुस्कुराने से ज्यादा मांसपेशियां खींचती है, इसलिए तैयोड़ियां बढ़ाने से मुस्कुराना अधिक आसान है। इससे सूरत निखरती है। एक चिड़चिड़े इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? एक चिड़चिड़े इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं, सिवाय उससे भी बड़े चिड़चिड़े के। हम मुस्कुराते हैं तो दूसरे लोग भी मुस्कुराते हैं। इससे हमारा चेहरा बिना कुछ खर्च किए ही खिल जाता है। हंसते हुए नूरानी चेहरे को हमेशा पसंद किया जाता है। सातवां कदम, दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकालें। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग आदतन दूसरों द्वारा किए गए या नहीं किए गए काम का गलत अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग एक भ्रम के शिकार है। वह समझते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है और पीछे पड़ी हुई है, मगर ऐसा नहीं है। सोच सकारात्मक होने से हमें शख्सियत को आकर्षण बनाने का अच्छा मौका मिलता है। इससे हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा कितनी ही बार होता है कि हम फोन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आता। तब पहली बार हमारे मन में यह आती है कि उन्होंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, या उन्होंने मेरी परवाह नहीं की। यह नकारात्मक सोच है। हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो, मगर हमारा नंबर न मिल रहा हो। उन्होंने कोई संदेश छोड़ा हो जो हमें न मिला हो। उन्हें कोई मुश्किल आ गई हो, उन्हें हमारा संदेश मिला ही ना हो। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बेहतर है कि हम दूसरे व्यक्ति को संदेश का लाभ दे दें और यही सोचें कि उनकी गलती नहीं थी और अपना काम सही तरीके से जारी रखें। 8वां कदम, अच्छे श्रोता बने। हम लोगों को अक्सर कहते सुनेंगे कि बातचीत की कला मर रही है, लेकिन क्या हमको नहीं लगता कि अच्छा श्रोता मिलना काफी मुश्किल है? वास्तव में एक अच्छा श्रोता काफी मूल्यवान होता है। खुद से यह सवाल करें, हमको कैसा लगता है जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी बात सुने,
लेकिन सुनने से ज्यादा बोले लेकिन वे सुनने से ज्यादा बोले। हमारी पहली बात पर ही वे असहमति प्रकट करें। वे हमको हर कदम पर टोके, वे बेसब्री दिखाए और हमारे हर वाक्य को खुद पूरा करे। वे शरीर से तो मौजूद हो लेकिन उसका दिमाग कहीं और हो। वे सुने लेकिन समझे नहीं। हमको हर बात 3 बार दोहरानी पड़े क्योंकि वे हमारी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। वे ऐसे नतीजों पर पहुंचे जिसका तथ्यों से कोई मतलब ही नहीं है। वे ऐसे सवाल पूछे जिसका बातचीत के मुद्दों से कोई रिश्ता नहीं है। वे बेचैन लग रहे हो और उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो। वे हमारी बातों पर न तो ध्यान दे रहे हो और न उन्हें सुन रहे हो। ये सभी बातें इस बात को दिखाती है कि उस इंसान को हमें या बातचीत के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसमें शिष्टाचार का अभाव है। क्या खुद को अनसुना महसूस करने पर हमारे मन में पैदा होने वाला भाव को नीचे लिखी ये बातों से दर्शाती है। तिरस्कृत, अस्वीकृति, निराश, मायूस, नीचा महसूस करना, परेशान, बेवकूफ, अनुपयोगी, महत्वहीन, छोटा, उपेक्षित, व्याकुल, प्रेरणाहीन, हताश। अब इसका दूसरा पहलू देखें। हमको कैसे महसूस होता है कि जब हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने और वह बातचीत का माहौल आरामदेह बनाता है। सारा ध्यान हमारी तरफ लगता है, जरूरी है और विषय से जुड़े सवाल पूछता है, हमारी बात के मुद्दों में दिलचस्पी लेता है। अपनी बात ध्यानपूर्वक सुने जाने पर क्या हम वैसा ही महसूस करते हैं जैसा आगे लिखी है? महत्वपूर्ण, खुश, संतुष्ट, उपयोगी, उत्साहित, अच्छा, प्रसन्न, प्रशंसित, प्रेरित, ख्याल रखने वाला, ख्याल रखा गया। किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनने में ये रुकावटें आती है। बाहरी रुकावट, भौतिक बाधाएं, शोर, थकान, किसी और बात के ध्यान में लीन होना या सोच का भटकना, मन में पहले से बैठी धारणा और राय, बोलने वाले और उनकी बात में दिलचस्पी न होना। कुछ बौद्धिक रुकावटें भी हो सकती है, जैसे कि भाषा की समझने की आदि, दूसरे को बोलने के लिए प्रेरित करने के लिए खुद एक अच्छा श्रोता बने। हमारे सुनने के ढंग से पता चलता है कि हम कितनी परवाह करते हैं। हम जब दूसरे व्यक्ति के प्रति ख्याल रखने वाला नजरिया दिखलाते हैं तो वह व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। जब वह महत्वपूर्ण महसूस करता है तो क्या होता है? उसका हौसला बढ़ जाता है और वह हमारी बातें सुनने के लिए और भी अच्छी तरह तैयार होता है। खुले दिमाग वाला होने की एकमात्र विश्वसनीय पहचान है कि खुले कान वाला भी होना। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए दूसरों को बोलने के लिए उत्साहित करे, सवाल पूछे, यह हमारी दिलचस्पी को दिखाता है। वक्ता के बोलते समय रुकावट न डाले, विषय न बदले, सम्मान और समझ का भाव दिखाए, ध्यान से सुने, इधर उधर ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचे, अपने आप को दूसरे के स्थान पर रख कर देखे, खुले विचारों वाला बने, अपनी पहले से बनी धारणाओं और राय को अपने सुनने में बाधा न बनने दे, संदेश पर ध्यान दे, न कि कहने के सलीके पर। शारीरिक हरकतों की भाषा को पहचाने, जैसे कि चेहरे पर आने वाली भाव,
नजरों की भाषा। हो सकता है कि ये अभिव्यक्तियाँ कोई अलग ही संदेश दे रही हो, भावों को समझे ना कि सिर्फ शब्दों को सुने। नवा कदम, उत्साहित बने। बिना उत्साह के कभी कोई बड़ा काम नहीं हुआ। उत्साह और सफलता साथ साथ चलते हैं, मगर उत्साह का नंबर पहला है। उत्साह आत्मविश्वास, आत्मबल और वफादारी को बढ़ाता है। यह अमूल्य है। उत्साह एक से दूसरे में फैलता है। हम किसी व्यक्ति के बात करने, चलने और हाथ मिलाने के ढंग से उसके उत्साह को महसूस कर सकते हैं। उत्साह एक तरह की आदत है। इसे अपनाया जा सकता है और इसका अभ्यास किया जा सकता है। कई दशक पहले चार्ल्स शॉब, जिनकी सालाना तनख्वाह $10 लाख थी, से एक बार पूछा गया कि क्या वह स्टील बनाने की अपनी विशेष योग्यता की वजह से इतनी तनख्वाह पाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, लोगों का उत्साह बढ़ाने की योग्यता ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और किसी व्यक्ति की क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने का तरीका प्रोत्साहन और प्रशंसा है। जब तक जिंदगी है, जिंदा दिली से जिए, मौत आने से पहले ही मुर्दा न बने। उत्साह और इच्छा साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। सिर्फ 1 डिग्री के फर्क से पानी भाप बन जाता है और भाप बड़े से बड़े इंजन को खींच सकती है। उत्साह हमारी जिंदगी के लिए वही काम करता है। 10वां कदम, ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करें। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का कहना है, इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है प्रशंसा पाने की इच्छा। अनचाहा महसूस होने वाला भाव तकलीफ दे होता है। कीमती जेवरात सच्ची उपहार नहीं है। हो सकता है कि कई बार ये सिर्फ कमियों को ढूंढने के लिए माफी मांगने का एक जरिया हो। कई बार लोगों को पूरा समय न दे पाने की कमी को हम उपहारों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। असली उपहार तो हम खुद को किसी के साथ बांट देते हैं। सच्ची तारीफ करना उन सबसे बड़े उपहार में से एक है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है। ज्यादातर लोगों में खुद को महत्वपूर्ण माने जाने की इच्छा काफी गहरी होती है। यह इंसान के लिए एक बड़ी प्रेरणा होती है। आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी कोढ़ या तपेदिक नहीं है, बल्कि अपने को गैर जरूरी महसूस करने का भाव है। तारीफ का असर तभी होता है जब उनमें इस तरह की कुछ बातें हो। पहला, यह साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर मैं किसी को यह कह कर चल देता हूँ कि उसने अच्छा काम किया है, तो वह मन में क्या सोचेगा? वह सोचेगा मैंने क्या अच्छा किया है। वह कुछ समझ नहीं पाएगा। मगर जब मैं यह कहता हूँ कि तुमने जिस तरह उस अड़ियल ग्राहक को समझाया वह बहुत अच्छा काम था, तब वह समझ जाता है कि उसके किस काम की तारीफ हो रही है। दूसरा, यह तुरंत होनी चाहिए। किसी के अच्छा काम करने पर यदि हम उसकी तारीफ 6 महीने बाद करें तो उस तारीफ का असर कम हो जाता है। तीसरा, यह सच्ची होनी चाहिए। यह दिल से निकलनी चाहिए। हमारे हर शब्द से ईमानदारी झलकनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से तारीफ न कर रहे हो तो बेहतर है कि तारीफ न करें, क्योंकि उससे गैर ईमानदारी झलकने लगती है। चौथा, प्रशंसा में तुरंत शब्द लगाकर उसे हल्का न करें, परंतु लगाकर हम उस प्रशंसा का महत्व मिटा देते हैं और इसके अलावा या ऐसे दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना बेहतर है।
मुझे आपका काम पसंद आया, लेकिन यह कहने के बजाय कुछ इस तरह कहिए, मुझे आपका काम पसंद आया और इसके अलावा क्या आप कृपया। 5वां, प्रशंसा करने के बाद हमें उसकी रसीद या स्वीकृति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बदले में प्रशंसा पाने की उम्मीद रखते हुए वहीं खड़े रहते हैं। प्रशंसा करने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कोई तारीफ करे तो उसे धन्यवाद करते हुए विनम्रता पूर्वक स्वीकार कीजिए। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से अच्छी आलोचना स्वीकार करना ज्यादा आसान है। कम से कम व्यक्ति अपनी सही स्थिति तो जान जाता है। ईमानदारी से प्रशंसा करने का कोई अवसर हाथ से न जाने दे। इससे प्रशंसित व्यक्ति का स्वाभिमान बढ़ता है, साथ ही हमारा स्वाभिमान भी बढ़ता है। लोगों के सामने किसी का तारीफ करने का अर्थ उसे मान्यता देना है। चेतावनी, किसी मापदंड के बिना की गई तारीफ संबंधित आदमी को नाराज कर सकती है। प्रशंसा और चापलूसी में क्या फर्क है? इन दोनों के बीच सच्चाई का फर्क होता है। एक दिल से होती है जबकि दूसरी जुबान से। एक में असलियत होती है, दूसरी में स्वार्थ छिपा होता है। कुछ लोगों को ईमानदारी से तारीफ करने की तुलना में चापलूसी करना आसान लगता है। हम ना तो चापलूसी करें ना ही चापलूसों की बातें में आए। स्कूलों में एक पुरानी कहावत है, चापलूसी मूर्खों की खुराक होती है। फिर भी कभी कभी तुम बुद्धिमान लोग इसे थोड़ा सा खाने के लिए भूखे हो जाते हो। झूठी तारीफ रेगिस्तान में मृगमरीचिका के समान है। जैसे जैसे हम उसके नजदीक आते हैं और उसका और ज्यादा निराशा मिलती है, क्योंकि यह भ्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लोग अपने घटियापन को छिपाने के लिए चेहरे पर ईमानदारी का नकाब लगा लेते हैं। 11वां कदम, जब हम कोई गलती करते हैं तो उसे कबूल करते हुए बढ़े। जब मैं गलती करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि खुद को बदल सकूं, और जब मैं सही काम करूं तो मुझे इतनी शक्ति हो कि मुझ में अहंकार न आए। यह जीने की अच्छी फिलॉसफी है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग जीते हैं लेकिन कभी सीखते ही नहीं। गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियों को दोहराना सबसे बड़ी गलती है। अपनी गलती के लिए न तो किसी पर दोष लगाए और न ही बहाने बनाए। इस पर अड़े न रहे। जब हम अपनी गलती महसूस करें तो बहुत अच्छा होगा कि उसे स्वीकार करके माफी मांगे। अपनी सफाई न पेश करे, क्योंकि गलती स्वीकार करने से दूसरा व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। 12वां कदम, तर्क करे पर तकरार न करे। तकरार और बहस से बचा जा सकता है और थोड़ी सावधानी बरतकर इंसान मन की बहुत सी तकलीफों से बचा जा सकता है। किसी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें पड़ा ही न जाए। बहस एक ऐसा चीज है जिसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम जीतते हैं तो भी हारेंगे और अगर हम हारते हैं तो भी हारेंगे। अगर हम एक बहस में जीतते हैं मगर एक अच्छी नौकर, ग्राहक, दोस्त या जीवन साथी खो देते हैं तो यह कैसी जीत? बिल्कुल खोखली। बहसबाजी झूठे अहंकार से पैदा होती है। बहस करना हारी हुई लड़ाई के लड़ने के समान है। अगर कोई जीतता भी है तो उसे हासिल होने वाली चीज से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है।
जबरदस्ती लड़ाई हमारे जीत जाने के बाद भी दिलों में दर्द छोड़ जाती है। बहस में दोनों व्यक्ति अपनी अपनी बात मनवाने पर तुले होते हैं। बहसबाजी केवल अहंकार की ऐसी लड़ाई है जिसमें एक दूसरे पर चिड़चिड़ाने की होड़ सी लगी होती है। जो यह समझता है कि वह सब कुछ जानता है वह तो बेवकूफ है ही, लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ वह है जो इससे बहस करता है। क्या यह किसी काबिल है? हम जितनी बहस करते हैं हमारे दोस्त उतने ही कम होते जाते हैं। सवाल यह है कि हम ठीक भी हो तो क्या बहस करना उचित है? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमें किसी की बात के विरुद्ध में कभी कोई मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए? जरूर उठाना चाहिए, लेकिन नरमी और समझदारी से। कुछ इस तरह की निष्पक्ष बात करते हुए जैसे कि जहाँ तक मुझे खबर है अगर दूसरा व्यक्ति बहस कर रहा हो और हम उसे गलत साबित भी कर सकते हो, तब भी क्या यह उचित होगा? मैं ऐसा नहीं सोचता। एक बार अस्वीकार किए जाने के बावजूद क्या हमारा दोबारा अपना विचार प्रकट करेंगे? मैं तो नहीं करूँगा। क्योंकि बहस उस तंग दिमाग से आ रही है जो क्या ठीक है के बजाय कौन ठीक है साबित करने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पर किसी पार्टी में खास कर कुछ पैग लेने के बाद कोई बड़े अधिकार के साथ कहता है इस साल का निर्यात 50 अरब डॉलर का है। हम जानते हैं कि उसकी जानकारी गलत है और वास्तव में निर्यात 45 अरब डॉलर का हुआ है। हम कैसे जानते हैं? हमने यह उसी दिन के अखबार में पढ़ा था या हमने पार्टी के लिए आते समय रास्ते में रेडियो पर सुना था और हमारी कार में एक बुलेटिन पड़ा है जो हमारी बात को सही सिद्ध कर सकता है। क्या हम अपनी बात साबित करेंगे? हाँ, ऐसा कहकर मेरी जानकारी के अनुसार निर्यात की रकम 45 अरब डॉलर है। यदि दूसरा आदमी ऐसा प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसको नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे एकदम सही पता है कि कितना है। यह 50 अरब डॉलर की है। ऐसे में हमारे पास कई रास्ते हैं। पहला, अपनी बात दोहराए और बहस शुरू कर दे। दूसरा, भागकर अपनी गाड़ी से बुलेटिन ले आए और उस आदमी को गलत साबित कर दे। तीसरा, तर्क करे लेकिन बहस नहीं। चौथा, नजरअंदाज कर दे। तीसरा और चौथा रास्ता सही है। अगर कोई जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल करना चाहता है तो उसे पूर्णतः कुशल और समझदार बनना ही पड़ेगा। पूर्णतः कुशलता और समझदारी का मतलब है छोटी छोटी बातों और बहस से न उलझना। साथियों, अगर ये हमारा बुक का ऑडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें और इस बुक को आप शुरू से सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाकर के आप पार्ट 1 से सुने। धन्यवाद।